Hello everyone and welcome back. In today's video, we are going to understand the different functions of each, either, neither. That is the term distributive pronoun. Distributive pronoun को ही हम समझने जा रहे हैं. मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग. आखिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? क्यों इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव ही पड़ा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे ईच, आइदर, नाइदर. इन्हीं तीन प्रोनाउंस का हम डिस्कशन करेंगे और अगर इसमें समय बचा तो हम इसमें एवरी का भी डिस्कशन कर लेंगे. चलिए शुरू करते हैं इसको. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा. अब ईच, आइदर, नाइदर अगर बोल दिया तब तो इंडिविजुअल की ही बात हो गई ना. तो यहां पे जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो ये है कि आपने अगर ईच, आइदर, नाइदर की बात की तो इन्हें सिंगुलर कंसीडर किया जाता है. सबसे पहली बात, सिंगुलर क्या किया जाता है? कंसीडर. मतलब ये सिंगुलर है. अगर ये प्रोनाउंस सिंगुलर हैं तो एक बात तो तय है कि इनके साथ जो वर्ब आएगा और इनके साथ द प्रोनाउन दैट वी आर गोइंग टू यूज मस्ट बी सिंगुलर. ठीक है. सिंगुलर प्रोनाउन की अगर बात किया जाए तो सिंगुलर प्रोनाउन में या तो ही फैमिली को यूज करेंगे या तो शी फैमिली को यूज करेंगे. या तो ही या तो शी फैमिली, इन्हीं में से किसी एक फैमिली को हम यूज करेंगे. इनमें से प्रेफरेंस किसको दें हम? देखिए, अगर जेंडर आपको पता है कि आप लड़की की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, तब तो आप लगा दीजिए जो भी आपको पता रहे वो लगा दीजिए. लेकिन एक जनरल से टीचर लिख दिया गया, टीचर्स लिख दिया गया, प्लेयर्स लिख दिया गया, उनमें प्रत्येक की अगर आप बात कर रहे हैं, आइदर की बात कर रहे हैं, नाइदर की बात कर रहे हैं, तो टीचर है आपका, कोई प्लेयर है, तो यहाँ पता नहीं चल रहा ना कि लड़की है कि लड़का है. स्टूडेंट है तो पता ही नहीं चल रहा वहां पे क्या है. तो इस केस में प्रेफरेंस देंगे हम ही फैमिली को, यानी कि ही का ही है, हिम है, हिज है, ऐसे करते 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 हिम सेल्फ है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे. अब थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाते हैं. तो इतनी बातें क्लियर हो गई हमारी. तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए और यहाँ पर कि जो ईच, आइदर, नाइदर आप यूज कर रहे हैं ना, इसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं. हालांकि टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन इन्हीं को आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं. अब ये अच्छा, फंक्शन सबके सेम रहेंगे. अब मुद्दे की बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. तो सिंपल सी बात है, प्रोनाउन है तो अकेले आएंगे, एडजेक्टिव्स हैं यानी कि डिटर्मिनर्स हैं तो इनके साथ कोई ना कोई नाउन तो यूज करना ही पड़ेगा. समझ लेते हैं इसे. जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे ना जो कुछ स्ट्रक्चर्स लिख देता हूँ जो आपको समझना थोड़ा आसान रहेगा. पतला कर लेता हूँ, मोटा ज्यादा है. ये देखिए, मान लेते हैं कि आपने ईच यूज किया, आपने आइदर यूज किया, ऐसे तो करेंगे. आपने नाइदर यूज किया, मान लीजिए ऐसे. इसके तुरंत बाद अगर वर्ब आ गया, मतलब कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया, तब आप इसे बोलेंगे प्रोनाउन. ठीक है. तब आप इसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन. मान लेते हैं कि आपने ईच यूज किया, आइदर यूज किया, नाइदर यूज किया और इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आया तो कंडीशन यह है कि वो जो तुरंत बाद नाउन आएगा ना, दैट मस्ट बी सिंगुलर. ये सिंगुलर होना चाहिए. तो जब नाउन आ गया तो इट कैन नॉट बी प्रोनाउन. तब आपको मानना पड़ेगा कि अब ये एक डिटर्मिनर है. तो मुद्दे की बात यह है कि आगे प्रोनाउन और वर्ब क्या होगा. तो जो वर्ब आएगा दैट विल बी सिंगुलर. अगर कोई प्रोनाउन आएगा दैट विल बी सिंगुलर. अब ये जो सिंगुलर प्लूरल वाली कंडीशन है, अब वो चाहे इसको आप प्रोनाउन की तरह से यूज करें, अब आप इसको चाहे डिटर्मिनर यानी कि एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करें, दोनों ही केस में काम ये वैसा ही करेगा. ठीक है. तो ये तो रहे इनके बेसिक बातें. आइए अब इनको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं. वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको आ सके. आ जाए भाई, थोड़ा हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल.
थोड़ा और पतला कर दूं इसे। मैंने लिखा ईच बॉयज ऑफ द क्लास आर डूइंग देयर homework themselves. Second example is each of the boy of the class are doing their homework themselves. So these are the examples that we have to discuss here. तो बिल्कुल बने रहिए, देखते रहिए, तभी आपको समझ में भी आएगा। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो जो पहला वाला ईच है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, कैसे पता किया? क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया है। तो अब जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया यहां पर, तो हमें पता है कि जब ये डिटर्मिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर नथिंग बट द डिटर्मिनर्स। तो अगर ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है तो फिर एक बात तो क्लियर ही हो गया ना कि इसके बाद नाउन आएगा। नाउन आया भी है। सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनके तुरंत बाद जो भी नाउन आएगा दैट मस्ट बी सिंगुलर। फिर ये तो गलत हो गया, ये बॉयज ना हो करके आपको लिखना पड़ेगा बॉय। तो कहां के बॉय? क्लास के बॉय। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ईच बॉय, दैट इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इफ दैट इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। सिंस इट इज इन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में इज लगा दिया। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट का जो जेंडर है वो है मेल, तो उसके लिए यूज करेंगे ही फैमिली के प्रोनाउंस को। तो यहाँ पे देयर ना यूज करके हमें यूज करना पड़ेगा हिज, और यहाँ पे देमसेल्व्स ना यूज करके हमको यूज करना पड़ेगा हिम सेल्फ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देखेंगे तो ईच इज यूज्ड अलोन इन द गिवन सेंटेंस। अगर अकेले है तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जिनमें भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो दो से मतलब ज्यादा ही होंगे। अब यहां की बात अगर किया जाए तो जो ये ऑफ है, ऑफ हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन की तरह से टोटल और पार्ट, यानी कि वो जो ईच है इसी का तो हिस्सा रहा होगा, यानी ये टोटल है। तो जब आपने ईच को निकाला इसमें से तो ईच एक से ज्यादा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉयज भी एक न रह के होके क्या रहे होंगे? बॉयज रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ईच आइदर नाइदर के तुरंत बाद नाउन आएगा तो दैट विल बी सिंगुलर, लेकिन ईच आइदर नाइदर लगाया, ऑफ लगा दिया और ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन लगाया तो दैट मस्ट बी प्लूरल, क्योंकि अब वहां पे पार्ट एंड टोटल की बात हो रही है, तो टोटल रहेगा तभी तो निकालेंगे इसको। अब ईच को आप डिटर्मिनर की तरह यूज करें चाहे प्रोनाउन की तरह यूज करें, इनके वर्ब्स और प्रोनाउन के आगे के फंक्शन सेम होंगे। तो जैसे वहां पे इज लगाया तो यहाँ पे भी इज होगा, जैसे वहां पे हिज लगाया तो यहाँ पे भी हिज होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देमसेल्फ जगह आपने हिमसेल्फ लगाया था तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? हिम सेल्फ। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम जरा इनके मीनिंग्स के बारे में देख लेते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिए। मुद्दा यह है कि ईच का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं प्रत्येक, हर एक। ठीक, इसे हम यूज तब भी करते हैं जब हमारे पास दो लोग हों, जैसे फॉर टू या फिर मोर देन टू। आपके पास अगर दो लोग हैं, उनमें से प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तब भी आप ईच का यूज कर सकते हैं। आपके पास दो से ज्यादा लोग हैं और उसमें भी आप प्रत्येक का यूज कर रहे हैं, तब भी आप ईच का यूज कर सकते हैं। जबकि आइदर और नाइदर के साथ ऐसा नहीं है। आइदर का मतलब हो गया आपका, मतलब इसका मतलब क्या है? जब दो लोग रहेंगे केवल तभी आप यूज करेंगे। फॉर टू, फॉर टू का मतलब क्या निकला? वन ऑफ द टू की बात हो रही है, वन ऑफ द टू। अब ये चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल लीजिए चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल लीजिए। इन द सेम वे
वी यूज नाइदर। नाइदर के भी कब यूज होते हैं? फॉर टू, जब दो हो, दो में से कोई नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? नन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू। तो ये इनके मीनिंग्स हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताना है कि वो गलत है कि सही है। पूरा वीडियो देखते रहिए। अब सुनिए, ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ये वाले टर्म्स, इनको ध्यान दीजिएगा। इनको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इनका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और दूसरा तरीका ये है कि ये आपके वो बनेंगे, एडजेक्टिव भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये नाउन के साथ आ जाएंगे तब भी सही है, अगर ये सेंटेंस में अकेले आ जाएंगे तब भी सही है। हमें बस केयरफुल होकर के इनको यूज करना है। ये चाहे डिटर्मिनर की तरह से यूज हो, डिटर्मिनर मतलब वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, चाहे प्रोनाउन की तरह से यूज हो, इनके फंक्शंस में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बस इतना ही है, एक नाउन के साथ आएगा और एक नाउन के बिना आएगा। आइए अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं यहाँ पे, और उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लिया एक दो बातें और समझ लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म हम यूज करते हैं एवरी। ये सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जब ये डिटर्मिनर होता है तो इसके साथ हमको एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाने का मतलब ये निकला आपका कि बिना नाउन के ये आ ही नहीं सकता। तो मिलता जुलता फंक्शन है, जो फंक्शन आपका ईच का है वैसा ही मिलता जुलता फंक्शन आपका एवरी का भी है। अब अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो ये जो यूज कर रहे हैं टर्म हम ईच वाला, एवरी वाला, तो ये जो एवरी तभी यूज होगा जब आपके पास चीजें या पर्सन या प्लेसेस मोर देन टू हो। ऐसे ही एक टर्म यूज होता है नन। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था इसे, नन। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन होता है, और इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास मोर देन टू, हमारे पास दो से ज्यादा लोग अवेलेबल हो। तो कुल मिलाकर के हमने कई सारी बातें यहाँ पे देखी। अब इन सारी चीजों का मुझे डिस्कशन करना है, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए अंत तक, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। मैं इन पे एग्जांपल्स लिखता हूँ, देखते हैं कि उन एग्जांपल्स में क्या कमियां रह गई। हम उसमें एरर्स आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए भाइयों शुरू करते हैं इसको। कलर चेंज कर लेता हूं। पहला, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। देयर आर 10 स्टूडेंट्स। इसके आगे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, नाइदर will get good marks। एक यहां और लिख देता हूं एग्जांपल, मिस्टर गुप्ता हैज two sons। None of them has got good marks। एक एग्जांपल और लिख देता हूं यहां पर मैं, इन्हें हमें भी चेक करना है। Every side of the coin, every side of the coin is shining। ये देखिए हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें ये पता करना है कि तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स सही तरीके से यूज हुए हैं या गड़बड़ तरीके से यूज हुए हैं। चलिए तब तक आप भी सोच लीजिए, मैं फिर समझाना कोशिश करता हूं इसे। देखिए यहां बोला गया है देयर आर 10 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे यूज किया है कि नाइदर विल गेट गुड मार्क्स, मतलब कोई भी गुड मार्क्स नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि द टर्म नाइदर इज रेफरिंग टू 10 स्टूडेंट्स, एंड एज वी ऑल नो अगर कोई नहीं है और दो में से कोई नहीं है तब नाइदर यूज करेंगे, बट हियर वी हैव गॉट 10 स्टूडेंट्स, नाइदर तो गलत हो गया। दो से ज्यादा है और उसमें हम बोलना चाहते हैं कोई नहीं, तो वहां पे हम नाइदर का यूज नहीं करेंगे, वहां हम किसका यूज करेंगे? नन का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस गड़बड़ हो गया।
सही करिए। यहां बोला गया है मिस्टर गुप्ता हैज 2 सन्स, लेकिन उनमें से किसी ने भी अच्छे मार्क्स नहीं पाए। ये बात तो बोला गया कि मिस्टर गुप्ता के 2 बच्चे हैं लेकिन उनमें से किसी के नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि नन हम यूज करते हैं मोर देन 2 रहने पे, बट हियर वी हैव गॉट ओनली 2 सन्स, सो 2 में से कोई नहीं है तो नन नहीं यूज करेंगे, हम यहां यूज करेंगे नाइदर। इसको देखिए, एवरी साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग। अब मुद्दा यह है कि साइड किसके बारे में, साइड किसका है, कॉइन का। आप खुद सोचिए कि किसी भी कॉइन के कितने साइड होते हैं, किसी भी कॉइन के तो सिर्फ 2 ही साइड होंगे ना। तो अगर किसी भी कॉइन के सिर्फ 2 ही साइड होते हैं तो एवरी लगेगा ही नहीं, क्योंकि एवरी का हम यूज ही करते हैं 2 से ज्यादा के लिए। तो जब 2 ही है तो यहां पे आप चाहें तो ईच लगा सकते हैं, क्योंकि ईच का यूज 2 के लिए भी कर सकते हैं, ईच का यूज 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। अब आपके मन में शायद एक क्वेश्चन बन गया हो, वो क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कॉइन की बात है तो साइड तो इसमें 2 ही होते हैं, तो क्या हम यहाँ पे आइदर लगा सकते हैं। देखिए आइदर लगा तो सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है ना कि इससे मीनिंग बदल जाएगी। तो यहाँ पे दिया है एवरी और वहां पे दिया है ईच, तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि आइदर का मतलब निकलेगा कि दोनों में से कोई एक साइड, जबकि एवरी बोला गया तो इसका मतलब है दोनों साइड, प्रत्येक साइड, वही मतलब ईच का है। तो जो सेंटेंस में यहाँ दिया है भले वो गलत है, अगर वैसा ही मीनिंग देने वाला कोई दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही वाला मीनिंग देने वाला वर्ड यूज करें, ताकि सेंटेंस वैसा ही रहे जैसा वो है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस के बेसिस पे आप चूज करेंगे वो ये करेंगे, सही, हालांकि उससे भी हो जाएगा। अब हमें इसमें कुछ देखना है, क्या देखना है भाई, यही देखा जाए। क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, आप बताइएगा कि वो क्वेश्चंस गलत हैं या सही है। पहला एग्जांपल मैंने यहां लिखा, एवरी काऊ या फिर कुछ और एग्जांपल लिख दें, क्या लिख देते हैं, एवरी काऊ कांट फ्लाई। दूसरा लिखा, एवरी काऊ कैन फ्लाई। तीसरा लिखा, ऑल काऊ कांट फ्लाई। चौथा, काउज कर लीजिए, काउज कांट फ्लाई। फिफ्थ वन, नॉट ऑल काउज कैन फ्लाई। एक और लिख लेते हैं, नॉट एवरी काउ कैन, गड़बड़ लिख दिया हूं क्या मैं, नहीं सही है, कैन फ्लाई। हमें यह पता करना है कि इसमें से कौन से सेंटेंसेस राइट हैं और कौन से सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ऑल का जो मतलब होता है वही मतलब होता है एवरी का, दोनों का मतलब सेम होता है। बस अंदर इतना होता है कि ऑल में टोटलिटी सबको एक साथ ले लेते हैं हम लोग, एवरी में हम लोग इंडिविजुअल को एक करके बात करते हैं, लेकिन बात दोनों का मतलब सेम ही होता है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल को हम लोग जो है किसी नेगेटिव सेंटेंस में यानी वर्ब को निगेट करने के लिए यूज नहीं करते। वैसे ही एवरी का, तो जब दोनों का मतलब सेम है तो यही निकलेगा कि डोंट निगेट द वर्ब, यानी आपने किसी वर्ब को निगेट किया है एवरी और ऑल के साथ तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कांट आया है, आपने निगेट कर दिया, ऑल के साथ यहां कांट वर्ब को निगेट किया, तो ये तो गलत हो गए दोनों, ये तो ग्रामेटिकली ही गलत हो गए। काउज वाला 2 बार लिख दिया हूं क्या, ऑल काउज। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं इस एग्जाम्पल को बदलना चाहूंगा। यहाँ पे जो ये कांट लिखा है ना, इसे मैं लिखना चाहूंगा कैन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस तो रिमूव हो गए। आपने अगर बोला दूसरा कि एवरी काउ कैन फ्लाई,
तो एवरी काउ कैन फ्लाई का क्या मतलब निकला? यू वांट टू से ऑल काउज कैन फ्लाई, यानी जितनी भी गायें हैं आप बोल रहे हैं कि वो उड़ सकते हैं, यानी कि क्या गायें उड़ती हैं? तो हमें पता है गायें तो उड़ नहीं सकती। और मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि कुछ देर पहले नहीं चाहे पहले वाले वीडियो में, कि किसी भी सेंटेंस को सही होने के दो रीजन होते हैं। एक तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और दूसरा वो लॉजिकली भी सही होना चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट बट लॉजिकली इनकरेक्ट, क्योंकि हम एक फैक्ट को ही जो है गलत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काऊ उड़ नहीं सकती, तो ये गलत निकल गया, लॉजिकली गलत निकला। इसके बारे में बात करें, ऑल काउज कैन फ्लाई, जो मतलब एवरी काऊ का है वही मतलब इसका है, तो फिर ये भी गलत हो गया, उड़ तो ये भी नहीं सकते, ठीक है ना, गलत निकल गया। अब मुद्दे की बात यह है इस सेंटेंस में कि नॉट ऑल एंड नॉट एवरी, क्या ये सेंटेंसेस सही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि नॉट ऑल और नॉट एवरी जो है वैसे एक्सप्रेशंस होते नहीं हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये जो नॉट ऑल आप यूज करते हैं, या फिर जो ये नॉट एवरी यूज करते हैं, इसका मतलब होता है सम कैन एंड सम कांट। यानी आप यहां से ये बताना चाहते हैं कि कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मैं इन सेंटेंसेस को देखूं कि नॉट ऑल काउज कैन फ्लाई, तो इसका ये मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि कुछ गायें उड़ सकती हैं और कुछ गायें नहीं उड़ सकती हैं। तो ये भी लॉजिकल है कि गाय तो एक भी नहीं उड़ सकती ना, ये गलत हो गया। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब निकल रहा है नॉट एवरी काउ कैन फ्लाई, यानी जो मतलब उसका है वही इसका है। यानी आप बोलना चाहते हैं कि सम काउज कैन फ्लाई एंड सम काउज कांट, तो फिर ये भी गलत हो गया, तो सही एक भी नहीं है। तो यानी इनमें से एक भी सही नहीं था। पढ़ने में वो बात अलग है कि आपको कोई ना कोई सही लग रहा हो, जो सही बनेगा इसका वो ये बनेगा, नो काउज कैन फ्लाई। अब मैं आपको इस पे बेस्ड एक सेंटेंस देता हूं, आपको बताना है, एक नहीं कई सेंटेंसेस देता हूं, आपको यह बताना है कि वो सेंटेंस गलत है कि सही है, ठीक है। देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा, काऊ वाला था ना अभी, अब ऐसे डॉग पे बर्ड पे कर लेते हैं। एवरी बर्ड कैन फ्लाई, दूसरा ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तीसरा एवरी बर्ड कांट फ्लाई, चौथा ऑल बर्ड्स कांट फ्लाई, पांचवा नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, सिक्स्थ वन नॉट all birds can fly, seventh one no birds can fly। so these are the examples। हमें ये पता करना है कि इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, which one is right and which one is wrong। अगर मैं बोलता हूं कि every bird can fly, तो हम जानते हैं कि सारे के सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, शुतुरमुर्ग वगैरह हो गए, कहाँ उड़ पाते हैं सब। तो ये एक फैक्ट को बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऐसा है नहीं। तो अगर वो गलत है तो फिर ये भी गलत है। यहां बोल दिया गया एवरी बर्ड कांट फ्लाई, इसे गलत होने का रीजन ये है कि एवरी को और ऑल को अगर हमने किसी सेंटेंस में यूज किया तो हम वर्ब को निगेट नहीं करेंगे, हम वर्ब को निगेट नहीं करेंगे, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहां दिया गया आपका नॉट एवरी बर्ड, यहां पे दिया गया नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो नॉट एवरी नॉट ऑल तो हमने पढ़ाई था अभी कुछ देर पहले। हमने यहाँ पे ये देखा कि नॉट एवरी और नॉट ऑल का मतलब होता है सम कैन एंड सम कांट, यानी यहाँ इसका मतलब निकल रहा है कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। यानी ये भी सही है ग्रामेटिकली लॉजिकली, ये भी सही है। यहाँ आप बोल रहे हैं नो बर्ड्स कैन फ्लाई,
यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि एनी बर्ड, मतलब नॉट एनी बर्ड, नॉट एनी बर्ड कैन फ्लाई, एक भी नहीं उड़ सकते, तो फैक्ट को ही अपोज कर दिया आपने, तो फिर ये गलत हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। काम चलाऊ तरीके से सिर्फ काम ही चलता है। मैं ये समझ पा रहा हूँ कुछ चीज़ें इसमें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी, मज़ा आएगा पढ़ने में, लॉजिक के साथ जब पढ़ेंगे तब। ऐसे ही मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैं उस एग्जाम्पल को लिखता हूँ, उसको ज़रा बताइएगा कि वो गलत है कि सही है, ठीक है? यही कर दूँ क्या? बगल में ही कर देता हूँ, देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, I go to temple each Sunday. Now we have to identify whether the given sentence is right or wrong. I go to temple each Sunday. ये जो सेंटेंस दिया गया है ये गलत है या सही है, इस बात को हमें समझना है। तो सेंटेंस गलत है क्योंकि मैं टेम्पल जाता हूं तो हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना, ये बता रहा है कब कब जाता हूं, तो इसका आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी को रेफर करने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एवरी। फ्रीक्वेंसी को रेफर करने वाला वर्ड क्या होता है? एवरी होता है। तो अगर एवरी फ्रीक्वेंसी को रेफर करने वाला वर्ड है फिर ये ईच गलत है। इधर आपको लगाना पड़ेगा एवरी। एक और एग्जांपल समझते हैं भाई, क्वेश्चन जब सीख रहे हैं तो बढ़िया से अच्छे से सीखें। मैंने लिखा ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट इज हैप्पी। अब मुद्दा यह है कि गलत है कि सही है। समझते ये हैं हम, ऑलमोस्ट हम क्यों यूज करते हैं, नियरली हम क्यों यूज करते हैं, रफली हम क्यों यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम क्यों यूज करते हैं, ये सारे टर्म्स तो सुने ही होंगे आपने। अप्रोक्सीमेटली एटसेट्रा। अगर आप इन वर्ड्स के नेचर को ध्यान दें तो ये सारे के सारे टोटल बताने के लिए यूज में आते हैं। टोटलिटी, पूरा पूरा, लगभग लगभग सब, ये बताने के लिए आते हैं ना। तो अब हमें समझना ये है कि ये जो ईच है ये क्या बताता है। तो ईच यूज किया जाता है इंडिविजुअलिटी बताने के लिए। किसी इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ईच। लेकिन ऑलमोस्ट अगर लग गया तो टोटलिटी को बताएगा, यानी ऑल। तो अभी कुछ देर पहले मैंने कहीं लिखाया था, इसके बारे में नहीं लिखाया था क्या? हाँ, ये देखिए कि जो एवरी है ये ऑल का सेंस देता है, इसमें ऑल का फोर्स होता है, इंडिविजुअलिटी का फोर्स नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमें टोटलिटी की ही बात करनी है तो टोटलिटी के लिए ईच का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? एवरी का यूज करेंगे। आप चाहें तो यहां ऑल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां ऑल लगाएंगे तो फिर ये जो स्टूडेंट है उसको आपको स्टूडेंट्स प्लूरल बनाना पड़ेगा और आगे इसकी जगह आर बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।